तो ऐसा नहीं होगा कि मंदिर परेड में सिर्फ हिंदू जाएंगे और गुरुद्वारा परेड में सिर्फ सिख जाएंगे, या मस्जिद परेड अगर होती है तो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स जाएंगे। परेड का मतलब परेड है, सबको जाना है। सर्वधर्म स्थल बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सब होता है। और आज तक के मतलब जितनी जानकारी मुझे है, कभी किसी ने ऑफेंस नहीं लिया। ऑफिसर का रिलीजन क्या होगा? इसका जवाब इंडियन आर्मी में ये है कि जो भी ट्रूप्स का रिलीजन है, जो भी ट्रूप्स की कास्ट है, वही ऑफिसर का रिलीजन है, वही ऑफिसर की कास्ट है। हो सकता है सीओ से मुस्लिम हो, लेकिन वो जाएंगे उसमें, उस चर्च सर्विस का हिस्सा बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ट्रूप्स के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नमाज भी पढ़ी जाएगी और पढ़ते हैं। हाँ। मैं आपको बहुत सीनियर अधिकारियों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ, जो उनके जवान देखना चाहते हैं अपने लीडर को करते हुए, या जो उनको अच्छा फील कराता है, वो साहब को करना है। उसका नाम ही जब परेड है तो उसमें नहीं जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। काली माता, इनसे भी बहुत बद्री ज़्यादा विशाल की जय, बहुत सारे होते हैं। जो तो बोले सो। क्या लगता है कि वॉर क्राइज और ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है? आर्मी के साथ दिक्कत क्या हुई है कि उनकी बहुत सारी फॉर्मेशंस की रेजिंग ही उन इंडियन आर्मी जब बनी उससे पहले हो गई थी। दशहरे पे बलि होती है, तो उन्होंने बकरे की बलि दी। अकारण किसी की जान लेना उनके लिए वो अनथिंकेबल चीज थी। सैमुअल कम्पलेशन का केस कम से कम मेरी जानकारी में पहला है, लेकिन मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये यूनिट के अंदर ये रिजॉल्व क्यों नहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी बहुत सी फोटोज वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ वो लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ कि वो धार्मिक गुरु से मिलने गए वर्दी पहन। आपको ये देखना होगा कि जनरल द्विवेदी को वो ऑर्डर्स नहीं थे करने के, उनके वो यूनिफॉर्म में है, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहे हैं। वो किसी आर्मी फंक्शन के दौरान किसी को बुला नहीं रहे हैं, किसी धर्मगुरु को। इंडियन आर्मी की 3rd कैवलरी रेजिमेंट आर्मर्ड रेजिमेंट्स में से बहुत पुरानी रेजिमेंट है और 1965 1971 की जो वॉर है इसमें भी इस रेजिमेंट ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कई रेजिमेंट्स जो रही हैं उनके फिक्स्ड क्लास कंपोजिशन होती है जवानों की, इस रेजिमेंट की भी है। इसमें डोमिनेंटली राजपूत, सिख और जाट्स हैं। अब खबर ये आई है कि इस रेजिमेंट के एक ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया गया है। मामला क्या है? हुआ यूं था कि ऑफिसर ने जो धार्मिक परेड है उसमें जाने से मना कर दिया। वो क्रिश्चियन है, उनका नाम, वो लेफ्टिनेंट हैं और उनका नाम है सैमुअल कमलेसन, और उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उनको फॉलो करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि वो क्रिश्चियन है और उनका जो रिलीजन है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। वो ये भी दावा करते हैं कि जो उनके टॉप सीईओ हैं, जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने उन पर दबाव डाला कि आपको ये प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। मामला जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर फिर हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस जो वाक्य को ग्रॉस इनडिसिप्लिन कहा है। यानी आपने अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उनको ऊपर रखा रादर देन अपनी वर्दी के। तो इस एक इंसिडेंट ने मिलिट्री में सेक्युलरिज्म को लेकर एक बहुत ही तगड़ी बहस छेड़ दी है कि जो मिलिट्री की साइकोलॉजी है इन सारी चीज़ों को लेकर वो क्या है। एक फ्रेज बहुत फेमस है कि माय रिलीजन इज माय सोल्जर्स रिलीजन। इस आइडियोलॉजी की कितनी मान्यता है फौज में और इस केस के क्या मायने हैं, यही सब जानेंगे आज के फौजी के एपिसोड में। हेलो, मेरिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। तो फौजी की शुरुआत इसी केस से करते हैं। बहुत बज़ बना हुआ है सोशल मीडिया पर, मतलब अभी भी आप ट्विटर खोलोगे और सिर्फ एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर सर्च करोगे तो आपको इतने सारे ट्वीट्स दिख जाएंगे उसके अंदर। तो पहले केस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या हुआ था, मतलब कब से शुरुआत हुई, क्योंकि ये अभी का केस नहीं है, थोड़ा कुछ साल पुराना है, तो थोड़ा वो बता। 2017 आई हाँ, गेस 2017 का। तब का ये केस रहा होगा। और सैमुअल कमलेशन उनका नाम है, और एज ए लेफ्टिनेंट उन्होंने 3 कैव को ज्वाइन किया था। अब जो 3 कैवलरी है, ज़्यादातर लोगों ने इन्फेंट्री में सुना है कि फिक्स क्लास कंपोजिशन, लेकिन कुछ कैवलरी रेजिमेंट्स में भी हैं जो स्पेशली जो पुरानी आज़ादी से पहले की, जो अंग्रेज़ों ने जो कैवलरी रेजिमेंट्स रेस की थी, और जो 1857 की लड़ाई के बाद से लेकर के जो फाइनली 1947 में इंडियन आर्मी बन जाती है, इस दौरान बहुत सारी रेजिमेंट्स थी जो रेस की गई, तो उनमें क्लास कंपोजिशन भी आया। अंग्रेज़ों ने एक मोटा-माटी उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 1857 में जो लोग उनके साथ लड़े, उनको उन्होंने कह दिया ये मार्शल रेसेस हैं, है ना? और जो लोग उनके खिलाफ लड़े, उनको उन्होंने कहा ये नॉन मार्शल रेसेस हैं, ये बुज़दिल हैं। तो ये उनका एक लॉजिक था। उनका अंग्रेज़ के दिमाग में ये था कि इससे हम ट्रबल को दूर, उन लोगों को रिक्रूट ही मत करो जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन ने हेल्प की फिर वो मार्शल रेसेस कहलाए। तो उस टाइम पे जैसे ज़्यादा इन्फेंट्री रेस की गई, कैवलरी रेस की गई है,
और कुछ आर्टिलरी रेजिमेंट्स उन्होंने रेज की, लेकिन वो फिर बाद के समय में होती हैं। तो इन्फेंट्री की उतनी पुरानी रेजिमेंट्स जो आपको मिलेंगी उनमें क्लास कॉम्पोजिशन मिलता है। आर्मर्ड कोर की कुछ रेजिमेंट्स हैं। पहले कैवलरी घुड़सवार फौज होती थी, अंग्रेज के ज़माने में भी होती थी। पहले वो लांस लेके जो भाला होता है ऊंचा, उसको लेके चलते थे। फिर बंदूक अंग्रेज लेके आए, तो फिर बंदूक भी घुड़सवार लेके चले। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो टैंक्स जब आ गए, तो कैवलरी रेजिमेंट्स ही मतलब जो पहले घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट्स थी उनको ही टैंक्स मिले, और उन्होंने उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। तो आज आपको जो कैवलरी रेजिमेंट मिलती है, पूना हॉर्स, जिन रेजिमेंट्स के नाम के साथ में हॉर्स लगा होता है, हाँ। ये सारी टैंक रेजिमेंट्स हैं। और एक ज़माने में कभी घुड़सवार रेजिमेंट्स होती थी, और इनमें जो पुरानी रेजिमेंट्स हैं उनमें क्लास कंपोजिशन आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी कैवलरी रेजिमेंट्स भी हैं जो मिक्स्ड क्लास होती हैं, यानी उसमें जैसे आपने बताया यहाँ राजपूत, जाट और सिख है। सिख 3 क्लासेस के स्क्वाड्रंस थे, या 3 कास्ट के स्क्वाड्रन थे। बाकी जगह पे मिक्स भी मिल जाते हैं। सेम विथ आर्टिलरी, आर्टिलरी में ज़्यादातर रेजिमेंट मिक्स क्लास होती हैं, लेकिन उसमें भी आपको जो ऐसी कुछ रेजिमेंट्स हैं जो इन्फेंट्री से आरटी बनी होंगी, तो उनमें भी आपको कुछ क्लास कंपोजिशन मिल जाता है। तो ऐसे हमें पहले हम ये, तो इस पूरे चीज़ से आपको वो कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि थ्री कैवलरी के अंदर क्यों 3 ही 2 जातियों से और 2 धर्मों से लोग लिए जाते रहे होंगे, हाँ। क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना? और जैसे आपने बताया सबसे पुरानी आर्मर्ड रेजिमेंट्स में से है, और सेना का एक आप मतलब ये तो तीनों फोर्सेस के साथ में है, बट मोर सो इन केस ऑफ आर्मी, वो उनके ट्रेडिशंस में बहुत मानते हैं, है ना? वो 200 साल 300 साल पुराने बैटल ऑनर्स हैं, उनको आज भी मनाएंगे। कोई रवायत 150 साल पहले पड़ी होगी तो उसको मनाएंगे। एक आइडियोलॉजी के ऊपर चलती है वो हाँ, पूरी। मतलब उनका वो अपने उस जो रेजिमेंटल ट्रेडिशन है उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं, है ना? इस तरह के किस्से आपको सेना में मिल जाएँगे कि मान के चलिए कोई एक किसी यूनिट को कोई सज़ा मिली होगी, है ना? तो वो 20 साल से चली आ रही होगी। इस तरह के क्वर्क्स जो एक सिविलियन को लगेंगे, वैसे आर्मी में आपको बहुत मिलेंगे, बट यहाँ कीवर्ड है ट्रेडिशन। तो 3 कैव जैसी रेज़ की गई थी, है ना? फाइनली जब वो इंडियन आर्मी बन जाती है ना? 1947 में जैसी थी, उसके बाद बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसमें इन 3 क्लासेस के 2 जातियाँ हैं, राजपूत और जाट, और एक सिख, है ना? सिख धर्म। तो इन 3 मतलब इन 3 क्लास कंपोज़िशन के वहाँ पे ट्रूप्स होते हैं। अब ये ट्रूप्स हैं तो ये अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को भी लेकर के साथ में आते ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक हैं, ये तो तीनों फोर्सेस पे लागू होता है, बट अगेन ये आर्मी में ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर अब ग्रामीण परिवेश से होते हैं, और उनका अपना कल्चर वो चला आ रहा है सदियों से, और उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। तो फिर से हम वही जाते हैं, जब क्योंकि उन्हीं इलाकों के और उन्हीं जातियों के, उन्हीं धर्मों के लोग जा रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो ट्रेडिशंस बनाए गए, जैसे अंग्रेज जब फौज लेके आए तो उनकी फौज में वो ज़्यादातर ईसाई होते थे, यूरोप से वो आए थे। पादरी वगैरह तो सब। उसमें एक मतलब एक पादरी हुआ करता था, है ना? चैपल में वो लोग पूजा करते थे, चर्च सर्विस करते थे। तो उन्होंने फिर उसी चीज़ को यहाँ भी अप्लाई किया कि अगर ईसाई ट्रूप्स के लिए हमको पादरी रखना है, तो फिर अगर हिंदू ट्रूप्स हैं, तो एक हम पंडित रख लेते हैं। मुस्लिम ट्रूप्स तो अंग्रेज़ों ने कम ही लिए, लेकिन जहाँ लिए उनके लिए मौलवी रखे गए, है ना? तो इस तरह से चला, और यही ट्रेडिशन अभी भी फॉलो होता है। होता क्या है, 3 कैव और ऐसी तमाम रेजिमेंट्स में जिनमें कुछ क्लासेस के या कुछ कास्ट्स के, कुछ रिलीजन्स के जो लोग लिए जाते हैं। आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो आप उसको अच्छे मेरे से। फादर तो आरटी में थे, वो एक मिक्स रेजिमेंट थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ उसके बारे में भी। तो होता ये है कि जेसीओज़ लिए जाते हैं, हाँ, जेसीयू। है ना? धार्मिक शिक्षा जो होती है ट्रूप्स को, वो जेसीओ रैंक पे उनको हायर किया जाता है, और वो जैसे मैंने बताया आपको अच्छा, मौलवी भी दोनों तरह के, सुन्नी और शिया। जैसे शिया दोनों। लद्दाख स्काउट्स आपके, हुँ, लद्दाख में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है शिया है, हुँ, तो लद्दाख स्काउट्स में जो मौलवी लिए जाएँगे, वो शिया मौलवी लिए जाएँगे, है ना? उसी तरह ग्रेनेडियर्स के लिए सुन्नी मौलवी लिए जाएँगे, या जैकलाई के लिए। पादरी तो लिए ही जाते हैं अभी भी। आप स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में असम रेजिमेंट है आपके पास में, तो बहुत क्रिश्चियन ट्रूप्स आते हैं उसके अंदर, जो ट्राइबल है वहाँ पे, तो वहाँ पादरी लिए जाते हैं, है ना? और जो ग्रंथी और पंडित तो पंडित तो हैं ही। लिए ही जाते हैं, है ना? तो इनका काम होता है जो रिचुअल्स जो भी यूनिट में चले आ रहे हैं,
उनको ये करते हैं, है ना? जैसे बहुत सारे अगर सिख ट्रूप्स हैं तो उनकी मान्यता होती है कि गुरुद्वारे में सेवा होती रहेगी। और हिंदू ट्रूप्स हैं तो वो जैसे अगर रेजिमेंट को मूव करना है, लड़ाई लगने वाली है या एक्सरसाइज के लिए जाना है तो उससे पहले पूजा या हवन हवन जो होता होता है। है। फिर उसके बाद कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में पूज एक सामूहिक पूजा का भी आयोजन होता है ना? तो उसको कहते हैं मंदिर परेड। और क्या नाम, जब हमारी यूनिट में तो मंदिर परेड और गुरुद्वारा परेड हुआ करती थी क्योंकि सिख और हिंदू ट्रूप्स ही ज़्यादा थे। तो वो परेड, अब आर्मी के लिए परेड इज़ अ परेड, है ना? और उसके अंदर आपको जाना ही जाना है। तो ऐसा नहीं होगा कि मंदिर परेड में सिर्फ़ हिंदू जाएँगे और गुरुद्वारा परेड में सिर्फ़ सिख जाएँगे, या मस्जिद परेड अगर होती है, तो उसमें सिर्फ़ मुस्लिम्स जाएँगे। परेड का मतलब परेड है, सबको जाना है। और उस टाइम की बात है, आप समझेंगे रिया, वी आर ऑल एडल्ट्स और एडल्ट्स ही इसको देख रहे हैं। एक ज़माने में ये था कि ये मानते थे कि मेंस्ट्रुएशन के समय पे, है ना, पीरियड्स के टाइम पे महिलाएँ पवित्र नहीं हैं, उन्हें जाना नहीं चाहिए मंदिर में या गुरुद्वारे में, तो नहीं जाती थी, है ना? मतलब मना नहीं करता है कोई, लेकिन जिस मिलियू में आप रहते हो उसी तरह से प्रैक्टिसेस चलती हैं। तो जैसे नहीं गई, तो फॉल इन में या जो रोल कॉल शाम को होता है, उसमें उस जवान को पूछा जाएगा कि वाइफ़ कहाँ थी? और फिर वो बता देगा कि साहब ऐसा-ऐसा था, महीना था तो वो नहीं आई, तो फिर हाँ, हाँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यूनिट का काम हो रहा था, आपकी वहाँ आपकी क्या तबीयत खराब थी, क्या क्यों शरीक नहीं हो पाए आप? तो इस तरह से एक वो बॉन्ड बिल्ड करते हैं कि आप एक ही हो। तो आपको मैंने आपको सर्वधर्म स्थल वाला, सॉरी आपको मैं वो भी काट बताता हूँ आपको। तो जैसे होगा क्या, ज जॉब यूनिट का जो भी रिक्रूटमेंट पैटर्न है, उसमें ज़्यादा जिस धर्म के सिपाही पहले रहे होंगे, है ना? तो उससे हिसाब से एक ट्रेडिशन बन गया होगा। जैसे जिस रेजिमेंट में फादर थे, उसमें सिख ट्रूप्स और हिंदू ट्रूप्स प्राइमरीली थे। तो इसलिए वहाँ मंदिर परेड थी, या एक मंदिर था और एक गुरुद्वारा था। इन 2 की परेड होती थी। ले अब यहाँ पे चर्च है नहीं, है ना? तो बाकी सब लोग भी इन्हीं लोगों में यहीं पे चले जाएँगे जब यूनिट का काम हो रहा है तब। और जिनको अगर जाना है, मान के चलिए देयर आर क्रिश्चियन ट्रूप्स, तो वो संडे को जाकर के दे कैन अटेंड देयर ओन थिंग। उसमें कोई कोई उनको मना नहीं करता है ऑब्वियसली, लेकिन जब यूनिट मूव कर रही है, यूनिट का हवन है, तब उनको वहाँ रहना होगा, बस इतनी बात होती है वो। नॉर्थ ईस्ट में कोई यूनिट है, जैसे मैं अभी असम रेजिमेंट का दे रहा हूँ, तो वहाँ चर्च सर्विस होती है। वो लोग उनके वहाँ ये होते हैं। फिर कुछ अब कई आपको रेजिमेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जहाँ जो पूरी तरह से मिक्स क्लास होती हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास उनको रेजिमेंट्स बोलते हैं। अब वहाँ पे फिर तो वो तो कई धर्मों के और कई जातियों के लोग अगर उसमें हैं, तो फिर उसमें फिर किसी 1 या 2 धर्म या 3 धर्म का कोई धर्मस्थल बनाना उतना सेंस नहीं बनता, आप कितने बनाओगे? तो फिर एक आर्मी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो सर्वधर्म स्थल बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सब होता है। और आज तक के मतलब जितनी जानकारी मुझे है, कभी किसी ने ऑफेंस नहीं लिया, है ना? मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में क्रूसेड्स हुए हैं, लेकिन वो उन दोनों धर्मों के ग्रंथ भी वहीं रहेंगे, उनके रिलीजियस साइंस भी वही रहते हैं। पुराना मतलब कितनी स्ट्राइक सोसाइटी में होती है, हिंदू-मुस्लिम दंगा होता है, लेकिन वो सर्वधर्म स्थल में आपको मतलब तो एक हिंदू देवी-देवताओं के चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं, वो वहीं मिलेंगे, है ना? उसी तरह से मुस्लिम स्क्रिप्चर्स आपको वहीं मिलेंगे, तो उसको कोई ऑफेंस लेता नहीं है। और वो जो उसकी जो भी परेड होती होगी, उसमें भी लोग जाते हैं। तो ये आर्मी का एक ट्रेडिशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहीं लिखा, आर्मी एक्ट आप खोलने जाएँगे, उसमें मंदिर परेड, कहीं गुरुद्वारा कहीं नहीं। परेड नहीं मिलेगा। ये उनका एक ट्रेडिशन है कि किस तरह से ट्रूप मोराल को बूस्ट किया जाए। और जैसे जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी से इंडियन आर्मी बनी, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि कम से कम चीज़ें चेंज की जाएँ। उनको लगा कि ये सारी चीज़ें रखने से ट्रूप मोराल बना रहता है। जवान को लगता है कि मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो देवी-देवता हूँ, मैं उनको यहाँ पे भी पूज सकता हूँ, है ना? तो वो उनको मोटिवेटेड रखता है और इसीलिए ये चीज़ें कंटिन्यू की गई। तो ये है कॉन्टेक्स्ट, है ना? ये लॉ नहीं है आर्मी में, ये आर्मी का ट्रेडिशन है। नेवी, एयर फोर्स में इस तरह की चीज़ें मैंने अभी तक तो नहीं सुनी है। आपके यहाँ से लोग नेवी में रहे हैं, हाँ, मेरे तो फादर थे, वो भी बताते हैं कि ऐसा कुछ। नेवी में ये सारी हाँ, चीज़ें नहीं नहीं हैं। है। एयर फोर्स में भी इक्का-दुक्का एक्सेप्शंस वो होंगे, तो बस मैं नहीं वो कह जब सकता। जैसे राफेल की पूजा वगैरह, जब वो नया कुछ आ रहा है एयरक्राफ्ट वगैरह, तो वो तो नॉर्मल वो जो चीज़ें तभी वही हाँ, है, और उसके वो भी अलावा मतलब जैसे मैंने कहा ना कि दिस इज़ मोर ऑफ एन आर्मी थिंग, है ना? हाँ। ये फ़ौज में इधर थल सेना में ज़्यादा होता है ये सब, हुँ, है ना? जैसे नेवी और एयर फोर्स वैसे भी ऑल इंडिया ऑल क्लास है। हुँ, आर्मी में भी इन्फेंट्री में ये ज़्यादा है, हुँ, थोड़ा बहुत कैवेलरी में है, आर्टी में और कम है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि 3 कैव में एक सैमुअल कमलेशन इस नाम से एक लेफ्टिनेंट जाते हैं, यानी वो भर्ती होते ही सबसे आपको पहला रैंक जो मिलता है। और वो एक ट्रूप लीडर थे, है ना? उनके स्क्वाड्रन के अंदर एक ट्रूप का उनको लीडरशिप दी गई।
तो होता ये है कि ऑफिसर से एक्सपेक्ट, अच्छा मैंने ये नहीं बताया ना आप लोगों को, जवान की तो आप एक कास्ट है जिससे आपने उसको रिक्रूट कर लिया है ना, अगर वो सिंगल कास्ट इस तरह की रेजिमेंट है, उसका अपना एक रिलीजन भी है। ऑफिसर का रिलीजन क्या होगा? इसका जवाब इंडियन आर्मी में ये है कि जो भी ट्रूप्स का रिलीजन है, वही मेरा जो भी ट्रूप्स की कास्ट है, वही ऑफिसर का रिलीजन है, वही ऑफिसर की कास्ट है। वो सारे रिचुअल फॉलो करते हैं। जैसे आप हमारी रेजिमेंट जो थी आर्टिलरी की, मैं उसको बाय नंबर नहीं आइडेंटिफाई करना चाहता। अंबाला में जब पोस्टिंग थी, लेट 80s की ये बात है, उस टाइम 87, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल टी डेविडसन, तो वो आखिरी सीओ थे उस यूनिट के। उसके बाद में कर्नल बनने लगे सीओ। फिर तो हवन में डी डेविडसन बैठते थे, वो क्रिश्चियन ही ऑफिसर थे और वो उसमें बैठते थे। इसी तरह से जो भी जैसे चर्च सर्विस है, मान के चलिए, नॉट अगेन असम रेजिमेंट या नागा में भी आपको कुछ क्रिश्चियंस मिलते हैं, तो अगर चर्च सर्विस है तो वहां पे भी अगर कोई यूनिट वाइड अगर कोई चीज है तो उसमें जो सीओ होंगे, है ना, वो सर्विस का हिस्सा बनते हैं। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है सीओ से मुस्लिम हो, लेकिन वो जाएंगे उसमें, उस चर्च सर्विस का हिस्सा बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ट्रूप्स के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। नमाज भी पढ़ी जाएगी और पढ़ते हैं। हाँ। मैं आपको बहुत सीनियर अधिकारियों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ जिन्होंने जे&के में, वो इवन मतलब उन्होंने कम्युनिटी मॉस्क में जाकर के भी, उनका ये है कि जो भी चीज़ हमारे ट्रूप्स को मोटिवेट करती है, हमारे मिशन को आगे बढ़ाती है, उसको करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, जो ऑफिसर है उसकी इंडिविजुअल जो बिलीफ है उसको कोई आघात नहीं पहुंचाता है। बस उनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो उनके जवान देखना चाहते हैं अपने लीडर को करते हुए, या जो उनको अच्छा फील कराता है, वो साहब को करना है। इतनी बात होती है। सैमुअल कम्युलेशन एक, हम मान सकते हैं कि एक मॉरल पोजीशन से एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैं सेरेमनी का हिस्सा बन सकता हूँ। सैमुअल कम्युलेशन की दो शिकायतें थी। सैमुअल कम्युलेशन का एक था कि यहाँ तो सर्वधर्म स्थल नहीं है। हम्म, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सर्वधर्म स्थल ज़्यादातर आपको ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट्स में मिलेंगे, या ऐसे रेजिमेंट्स में मिलेंगे जिनमें लंबे समय से सर्वधर्म स्थल की परंपरा रही है। 3 कैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका क्लास कंपोजिशन आपने अभी बताया था, जाट, राजपूत, सिख। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक मंदिर था और एक गुरुद्वारा था, और यही 2 परेड होती थी। सैमुअल कम्युलेशन का ये कहना था कि मैं मंदिर परेड में जाऊँगा, मैं गुरुद्वारा परेड में भी जाऊँगा, लेकिन मैं सेरेमनी में, मतलब अंदर जो सैंक्टम सैंक्टोरम, जो उनका इल्ज़ाम मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, मैं उसमें एंटर नहीं करूँगा, मैं रिचुअल्स का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। सिविलियन लाइफ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक तरफ परंपरा है और नियम है, डिसिप्लिन है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का बिलीफ है। इसमें से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो संविधान में दोनों चीज़ों के लिए जगह बनाई गई है। लेकिन अगर आप आर्मी ट्रेडिशंस और आर्मी लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो ये एक अनथिंकेबल चीज़ है कि एक ऑफिसर जो किसी भी धर्म से आता हो, वो मंदिर परेड या गुरुद्वारा परेड में नहीं जाएगा, और उसका नाम ही जब परेड है तो उसमें नहीं जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ऐसा बताया जाता है कि कम्युनिशन को पहले कहा गया और उन्होंने ये चीज़ बताई, फिर उनको काउंसिल किया गया, वी आर टोल्ड कि एक पास्टर ने भी उनको समझाया, मतलब जो ईसाई धर्मगुरु हैं होते हैं, उन्होंने भी उनको बताया कि आप ईसाई धर्म की मान्यताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए भी आप मंदिर परेड का हिस्सा बन सकते हो और गुरुद्वारा परेड का हिस्सा बन सकते हो। बट सैमुअल कम्युलेशन का कहना था कि मैं तो नहीं हूँ इसमें कंफर्टेबल। और फिर सैमुअल कम्युलेशन के ऊपर ये चीज़ एक सीईओ के ऑर्डर की तरह आई कि ये ट्रूप मोराल के लिए ज़रूरी है, एंड दिस इज एन ऑर्डर दैट यू पार्टिसिपेट इन मंदिर परेड और गुरुद्वारा परेड। और फिर उस चीज़ को जब उन्होंने फिर डिक्लाइन किया, और वहाँ से फिर ये एक केस इनडिसिप्लिन का बन गया, और मुझे लगता है कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई होगी। मैं दावे से इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पब्लिश रिपोर्ट्स में मुझे नहीं दिखा, लेकिन ये केस फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी गया, और वहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस ने भी यही कहा कि ये हुकुम उदुली का केस बन रहा है, अपने सीनियर अधिकारी का हुक्म न मानने का केस बन रहा है, और इसलिए जो डिसऑनरेबल डिस्चार्ज है वो वैलिड है। फिर उन्होंने उसको सिविलियन कोर्ट्स में उन्होंने चैलेंज किया, दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ सैमुअल कम्युलेशन हारे हैं। तो उसके बाद से ही ये अब बहुत सारे ना एक डिलेमा सा भी है कि सिर्फ मिलिट्री फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉम्बैट होना बहुत जरूरी होता है। और जैसे वॉर क्राइज हैं जितने भी हैं, काली माता, इनसे भी बहुत बद्री ज्यादा विशाल की जय, बहुत सारे होते हैं। जो तो बोले सो क्या लगता है कि वॉर क्राइज और ये सारी चीजें होना जरूरी है
ताकि वो एक मोटिवेशन और जो एक वो बिलीफ कहते हैं कि साथ लेकर चलना है वो बना रहे? देखिए, रिलीजियस वॉर क्राइज आई अगेन पहले से, है ना? जैसे जो 1947 में जो वॉर क्राइज रही होंगी जिस रेजिमेंट की, है ना? तो वो अब क्योंकि ब्रिटेन जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें कोई इन सारी चीज़ों पे बहुत दिमागी खर्च नहीं किया गया था, सेक्युलरिज्म और ये सब, है ना? वहाँ ट्रूप मोराल को ही आगे रखा गया और रेजिमेंटेशन, डिसिप्लिन, इन चीज़ों को आगे रखा गया और जो उनको सोल्यूशन लगते थे जिस प्रॉब्लम का वो वैसे करते थे। ये सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की। तो जो वॉर क्राइज पहले से चली आ रही हैं, वो चली आ रही हैं, है ना? तो जैसे गढ़वाल राइफल्स में बद्री विशाल की जय, विशाल की जय, हाँ। है ना? तो वो नारा लग रहा था तो वो लग रहा है ना? उस चीज़ को किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की क्योंकि आर्मी का एक अगेन उस वो ट्रेडिशन में भी मानते हैं और आर्मी में ये भी रहता है कि डोंट फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन, है ना? दिस थिंग इज़ वर्किंग। हमारे जवानों को अच्छा लगता है, वो नारा लगाते जाते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको गढ़वाली बनना ही पड़ेगा, है ना? या उस चीज़ में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ठीक है 4 लोगों को अच्छा लग रहा है और वो उनका मोरल बूस्ट होता है तो लगाइए। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स जब रेज़ की गई, फील्ड मार्शल करियप्पा ने उसको रेज़ किया था जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे और पहले फील्ड मार्शल भी हो, सैम मानेकशॉ से पहले उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। तो उन्होंने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेज़ की थी जिसका कामठी में रेजिमेंटल सेंटर है। तो वो एक ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट है और लास्ट नायक अल्बर्ट का उनको तो वहाँ पर परमवीर चक्र भी मिला। उस रेजिमेंट ने बहुत सारे डेकोरेशंस जीते हैं। पूरी तरह से ऑल इंडिया ऑल क्लास है। उसका जो वार क्राई है गरुड़ कहूँ बोल प्यारे। तो आप ये देखिए इसमें तो कोई धर्म नहीं है। तो आपको ये जिस भी यूनिट के वॉर क्राई के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये यूनिट रेज़ कब की गई थी, किन स्थितियों में की गई थी, उस मिलियू में क्या चल रहा था, रेज़ करने वाले ने क्या-क्या देखा। उस ज़माने में जो आ गया, वो अभी तक चल रहा है। आप मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर माँगती हो, तो मैं ये बता सकता हूँ कि रिलीजियस वॉर क्राई होने से ही ट्रूप मोटिवेट होते हों, ये बात में तो दम नहीं है। बट इफ एक जिसको कहते हैं रेजिमेंटल हिस्ट्री और लेगेसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई वॉर क्राई कंटिन्यू की जा रही है, इस नॉलेज के साथ में कि इस धर्म का नारा लगाने से मैं हिंदू नहीं हो जाऊँगा, गढ़वाली नहीं हो जाऊँगा या मुसलमान नहीं हो बस जाऊँगा साथ हो या जाएँगे। सिख नहीं हो जाऊँगा, मैं बस उस एक समूह का हिस्सा हूँ, जो रेजिमेंटेशन का लॉजिक है, जो एक काम करने निकला है। तो इसीलिए मतलब जैसे अगेन वॉर क्राई जैसे हो सकता है कि गढ़वाल राइफल्स में जो ट्रूप्स लगा रहे हैं बद्री विशाल की जय, अब वहाँ कोई मुस्लिम ऑफिसर हो, लेकिन लगाएगा, लगाता है। कितने सारे ऑफिसर्स के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ये सारी अब मैं इसमें ना वेस्टर्न सेकुलरिज्म हम जैसे पहले भी बात हुँ, कर रहे थे, यूएस और फ्रांस है उन्होंने बिल्कुल सेपरेट करके रखा है जी। रिलीजन को अपनी फोर्सेस से। बट हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। हुँ। किस हद तक आपके ओपिनियन से मैं पूछना चाहूँगी कि ये आपको लगता है कि सही है, अगर हम कंपेयर करें एक तरीके से? देखिए अगर आप नेवी और एयरफोर्स में देखेंगे तो आपको हुँ, ये प्रॉब्लम नज़र भी नहीं आएगी, है हुँ, ना? वहाँ आप कह सकते हो कि एक फ्रेंच सेकुलरिज़्म की तरह चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है नहीं इसलिए उनको किसी तरह के सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आर्मी में है ना? तो आर्मी क्या है अब आर्मी क्योंकि इंडियन आर्मी है, वो सेकुलरिज़्म में मानती है, वो किसी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है वो आर्मी भी मानती है। आर्मी के साथ दिक्कत क्या हुई है कि उनकी बहुत सारी फॉर्मेशंस की रेज़िंग ही उन इंडियन आर्मी जब बनी उससे पहले हो गई थी। 1947 से पहले बहुत सारी इंडियन आर्मी जो आप आज देखते हैं अस्तित्व में थी। हुँ, तो हुआ क्या कि जो जैसी चीज़ें अस्तित्व में रहीं, जब तक कि वो बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं लगी कि यार इस चीज़ को बदल ही देना पड़ेगा, तब तक कि उस चीज़ को एक 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 परंपरा का मसला मान करके छोड़ दिया गया। इसीलिए ये मंदिर परेड, गुरुद्वारा परेड, है ना? ये क्लास कंपोज़िशन, कास्ट कंपोज़िशन, है ना? ये सारी चीज़ें इसलिए कंटिन्यू कर रही हैं। ये एक डिबेट हमेशा से रही है कि आर्मी में क्या कम्युनल रिक्रूटमेंट जो है ना? कास्ट लाइन्स पे या रिलीजियस लाइन्स पे क्या वो सही है? क्या उसी तरह से ट्रूप मोरल बूस्ट हो सकता है? इस चीज़ को कई लोगों ने क्वेश्चन किया है फॉर वेरी राइट रीज़न्स। हुँ, जैसे कुछ चीज़ें विवादित बिल्कुल हैं। आप सिख रेजिमेंट को देखेंगे तो उसके फाइटिंग ट्रूप जट सिख ही होते हैं। अब यहाँ पे रिलीजन आ गया, लेकिन जट सिख जाएँगे लेकिन जट सिख जाएँगे, जो रविदासिया सिख हैं, है ना? जो दलित और ओबीसी सिख्स हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो जाते हैं सिखलाई में, सिख लाइट इन्फेंट्री जो है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये चीज़ें मतलब ये ऑन फेस ऑफ इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक।
लेकिन अब सेना के लॉजिक यही है कि ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, इसलिए कंटिन्यू की जा रही हैं। कोई इनको बढ़ावा नहीं दे रहा है, जो चल रहा था वो चल रहा है। दिस इज़ व्हाट दे से। बट ये पब्लिक एक्सप्रेशन और वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसका स्टेटस नहीं खत्म कर देगा, जैसे कि ये अभी तक के ये सैमुअल। प्रॉब्लम आई नहीं है, मैं प्रॉब्लम आई नहीं है, उसके कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे परमवीर चक्र से अलंकृत हैं कैप्टन मनोज पांडे। हुँ, मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला था कारगिल की लड़ाई में, है ना? जो आप बटालिक सेक्टर में खालोबार की लड़ाई, बट जैसे यहाँ पे द्रास में टाइगर हिल ने लड़ाई का आप ये कह लीजिए रुख बदला था, तो उसी तरह बटालिक में खालोबार की लड़ाई थी और बटालिक में ही भेजा गया था 11 गोरखा की पहली बटालियन को, है ना? कर्नल राय जिसके सीईओ थे और उसी के अंदर कैप्टन मनोज पांडे भी थे। अब उनके नाम में आप उनका धर्म खोज सकते हैं, हुँ, है ना? हिंदू थे, ब्राह्मण थे और वेजिटेरियन थे, वो शराब नहीं पीते थे, मरते तक उन्होंने शराब नहीं पी। लेकिन अब वो गोरखा रेजिमेंट रेजिमेंट में में है। थे और हुँ, ट्रूप्स गोरखा हैं और दशहरे पे बलि होती है। तो उन्होंने बकरे की बलि दी, क्योंकि वो चीज़ उनके ट्रूप्स के लिए मैटर करती थी। रचना बिष्ट रावत ने किताब लिखी है, उसमें वो बताती हैं कि बहुत कई बार फिर उन्होंने अपना चेहरा धोया, 2-3 दिन उनका मन नहीं लगा खाने में क्योंकि उनके लिए एक ये बड़ी अकारण किसी की जान लेना, उनके लिए हुँ, वो अनथिंकेबल चीज़ थी। जिस तरह की फैमिली वैल्यूज़ के साथ वो बड़े हुए थे। लेकिन वो जिस पलटन का हिस्सा थे, उस पलटन में जवान मानते हैं कि इट्स गुड लक टू हैव अ बलि दशहरे पे, है ना? और उनको लगता है कि अगर दशहरे पे बलि होगी, अगर सक्सेसफुल बलि होगी, तो हम आने वाले मिशंस में हम कामयाब होंगे। तो उन्होंने दी बलि। तो ये चीज़ वर्क कर रही है। सैमुअल कम्युलेशन का केस अ, कम से कम मेरी जानकारी में पहला है इंडियन आर्मी में, जब किसी ऑफिसर ने आउटराइटली मतलब इस चीज़ को एक एक इश्यू बनाया हो, कि मैं इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं हूँ और बात इतनी बढ़ गई है कि वो डिस्चार्ज हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक के आया। मेरी अपनी राय ये है कि आप जैसे बता भी रहे थे कि अगर ये यूनिट में रहता तो शायद इतना ना बढ़ता। ये हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिट के अंदर मतलब मैं देखिए इस तरह के जो केसेस होते हैं डिसमिसल्स वगैरह के केसेस में इसमें कई बार पर्सनल एंगल्स भी होते हैं, हाँ, ये तो है ही। है ना? सीनियर जूनियर वो सारी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली फ़ौज में भी मतलब कलीग्स हायरार्की और वाली। सीनियर और जूनियर हैं जो एक-दूसरे को कभी पसंद और नापसंद करते हैं। सैमुअल कम्युलेशन का केस उस मामले में स्टार्क है कि एक ऐसी चीज़ उनके मुँह से निकली जो पहले लोगों ने सुना नहीं था, लोगों को लगता था कि फ़ौज में कोई बोलेगा नहीं। लेकिन मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये यूनिट के अंदर ये रिज़ॉल्व क्यों नहीं हुआ? जैसे ये तो बताया जा रहा है कि पास्टर ने काउंसल किया, हो सकता है किसी क्रिश्चियन ऑफिसर ने भी समझाया हो, कि यार हम भी करते हैं, तुमको भी कुछ आपको कन्वर्ट होके सिख या हिंदू नहीं बनना है। हुँ, आपको बस आप उस सेरेमनी में खड़े रहिए और जब आपसे कुछ करने के लिए कहा जाता है तो और अगर इनका प्रमोशन होता, कभी किसी यूनिट के सीईओ बनते तो इनको तो हवन भी करना पड़ता, हुँ। सेवा भी करनी पड़ती। तो ये चीज़ यूनिट में क्यों नहीं रिज़ॉल्व हुई मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर है नहीं, है ना? हम सिविलियंस को नहीं पता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। बट ये एक बड़ी वरीसम चीज़ है क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ ये ना घर के अंदर के झगड़े की तरह है। ये चीज़ कोर्ट्स में वो अब आप देख रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जिस चरम पे टिप्पणी हुई है, उसको देख कर के लोग कह रहे हैं कि यार बताइए कोई अपने धर्म का इतना भी पालन नहीं वो पूजा में खड़ा रहने को तो तैयार था, उसने कब कहा कि मैं उसने बस इतना ही तो कहा कि मैं आरती नहीं करूँगा। वगैरह, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ यूनिट के अंदर इसका कोई समाधान निकाल लिया जाता, तो शायद हम इस पूरी ऑकवर्डनेस से अभी जो ये चैटर हो रहा है उससे बचते। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद से जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी बहुत सी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं हाँ, सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे पे कि कुछ वो लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ, कि वो धार्मिक गुरु से मिलने गए वर्दी पहनकर। हुँ, तो जब एक टॉप कमांडर जो हुँ, है वो अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है कि व्हाई इन आर्मी यूनिफ़ॉर्म? अगर आप हुँ। चाहते तो आप सिविल तरीके से जी जा हाँ। सकते थे। तो वो एक क्या मैसेज देता है और इस केस में वो एक अलग चीज़ होना, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। ठीक जनरल द्विवेदी की वो पिक्चर्स हम भी देख रहे हैं और जिनको अभी सर्कुलेट किया जा रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सैमुअल कम्युलेशन ने गलती की थी, तो फिर ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क है। आपको ये देखना होगा कि जनरल द्विवेदी को वो ऑर्डर्स नहीं थे ये करने के, हुँ, उनके वो यूनिफ़ॉर्म में है लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहे हैं, वो किसी आर्मी फंक्शन के दौरान किसी को बुला नहीं रहे हैं, किसी धर्मगुरु को और वहाँ पे मतलब जो आर्मी की स्थापित ट्रेडिशंस हैं, उनको मतलब उनको तोड़ कर के कि कोई नई परंपरा वो स्थापित नहीं कर रहे हैं।
ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखी हैं जिसमें वो सेरेमोनियल ड्रेस में नज़र आते हैं और उनके साथ में कोई धर्मगुरु है या कोई उनको तिलक लगा रहा है। वो कोई रेजिमेंटल ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सैमुअल कम्बलेशन का केस वहाँ पे अलग है कि उनको एक ऑर्डर दिया था एक सीनियर ऑफिसर ने, एक ऐसा काम करना था जो रेजिमेंट के लिए किया जाना था, उसमें उन्होंने इनकार किया। ठीक है, वो एक मॉरल पोजीशन से आ रहे हैं, एक रिलीजियस पोजीशन से आ रहे हैं, लेकिन आर्मी डिसिप्लिन की अवहेलना वहाँ पे हुई है डायरेक्टली और ये एक बड़ा रीज़न है उनको डिस्चार्ज करने का। रही जनरल द्विवेदी की बात, बिल्कुल लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह से पिक्चर्स नहीं खिंचानी चाहिए, लेकिन वो ऑफ़िशियल कैपेसिटी में या किसी रेजिमेंटल या किसी आर्मी रिलेटेड फंक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो इसलिए इन दोनों केसेस को अलग करके देखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड है कि सेक्युलरिज्म को लेकर हुँ। आपको क्या लगता है किस हद तक ये पोजीशनिंग सही है आर्म्ड फोर्सेस में? देखिए पोजीशनिंग आर्मी इज़ वेरी क्लियर कि आर्मी एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ किसी चीज़ को मैं फिर से कह देता हूँ ये चीज़ कि जो चीज़ें चल रही थी जैसी 1947 में, उन चीज़ों को कैरी किया गया। नया कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आई गई है जो सेक्युलर ना हो आर्मी में, है ना? जो आपने अभी पिछले दिनों क्या हुआ कसम परेड में एक आरती का वीडियो चल गया था या कभी-कभी लोग ये भी बताते हैं कि यार यहाँ तो मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, तो ये ट्रेडिशंस हैं प्री एस्टैब्लिश्ड, उनका पालन हो रहा है। ऐसी कोई भी नई चीज़ जिस दिन इंट्रोड्यूस होगी, जो आर्मी के सेक्युलर इथॉस के खिलाफ जाती है, उस दिन हम ज़रूर कहेंगे कि पोज़ीशनिंग में दिक्कत आ रही है या ऑप्टिक्स में दिक्कत आ रही है। एक चीज़ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट जाननी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे एक बात तो ये है ही कि एक मैटर ऑफ रिलीजन है ना? हुँ। कि किसी ने एक मॉरल पोज़ीशन पे जाकर के उस चीज़ को क्वेश्चन किया गया कर लिया था। सेना में ये बन गया डिसिप्लिन का इश्यू और कई लोग ये समझने में उनको समय लग रहा है कि डिसिप्लिन का इशू इतना बना दिया आपने कि उसने सिर्फ वो गुरुद्वारा परेड, मंदिर परेड में नहीं जा रहा, तो उनको इसलिए डिस आपने उसको फ़ौज से बाहर निकाल दिया, उसका करियर बर्बाद कर दिया, जबकि वो तो एक मॉरल पोज़ीशन है, वो तो लिखा हुआ है कि आपको किसी दूसरे के भगवान के आगे नहीं झुकना है। समझना क्या है, डिसिप्लिन आर्मी अपने डिसिप्लिन को लेके, ट्रेडिशन को लेके पर्टिकुलर क्यों रहती है, उसका कारण होता है। कारण क्या है? पहली तो एक बेसिक चीज़ है हुक्म-ओ-दुली अगर आप जो पीस टाइम में अगर आपके ऑर्डर्स नहीं जो सुन रहा है, हो सकता है वार टाइम में भी फ़ौज में हर चीज़ ऐसी है कि कल को लड़ाई हुँ। लग गई तो क्या करेंगे? तो पहली चीज़ वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक सीनियर ऑफ़िसर का हुक्म है, उसका पालन होना ही होना है ना? जैसे कल बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि कुएँ में कूदना है तो कूदो। ये आप सोचोगे कि डूब जाऊँगा, मर जाऊँगा, भाई जिसने बोला है कूदने के लिए, वो या तो साथ में कूदेगा तुम्हारे या और नहीं तो फिर वो बचाएगा भी, है ना? दीवार तोड़ के जाना है तो दरवाज़ा मत खोलो, दीवार तोड़ के ही जाना है। इससे ये चीज़ इंस्टिल की जाती है कि जब एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ होगा, लड़ाई में एक ऐसा समय आ जाएगा जब जीवन लेना होगा या जीवन देना होगा, तब भी आप अपने कॉल पर पक्के रहोगे, वचन पे पक्के रहोगे, हुक्म का पालन करोगे। पहली चीज़ ये इंश्योर की जाती है। डिसिप्लिन को लेकर के इतनी आर्मी इतनी स्टिकी क्यों होती है, पर्टिकुलर क्यों होती है, उसका एक एग्ज़ाम्पल अगेन पिता के ही मिलिट्री जीवन से है। नए-नए वो गए थे तो आर्टिलरी में गन्स को जब मेंटेन करते हैं तो ओवरऑल्स पहन लेते हैं, डांगरी जिसको बोलते हैं, है ना? वो पूरा ऐसे ज़िप होके हुँ। बंद होती है। तो अब डांगरी एक वो है डांगरी आपको काम करते वक़्त पहननी है ना? गन को मेंटेन करना है या यूनिट में कोई काम है, उन सारी चीज़ों के लिए तो जवान उसको भी धो के प्रेस करके ही डांगरी पहनते हैं। लेकिन अब काम करते-करते खराब होती है, ऑब्वियसली आप करोगे तो। तो सिखलाई ये है कि जब यूनिट पीस टाइम में है कि सिविल एरिया में डांगरी में नहीं जाना। सिविल एरिया में अगर जाना है जैसे मार्केट जाना है मान के चलिए आपको कंटोनमेंट के बाहर या सदर बाज़ार जाना है, तो या तो आप नंबर 1 ड्रेस में चले जाओ या तो आप सिविल ड्रेस में चले जाओ। एक बार फादर चले गए डांगरी में और ये तब तब कोई स्मार्टफ़ोन वगैरह कुछ होता नहीं था। तो लेकिन किसी ने बताया कि डांगरी पहन के गए थे। तो उनको मार्च अप किया गया बैटरी कमांडर के सामने। डांगरी डांगरी पहन के चला गया तो उन्होंने कहा हाँ साहब। तो फिर उनको बताया गया कि क्यों ये रूल बनाया क्यों जाता है। फ़ौज के अंदर डांगरी सिर्फ़ कपड़ा नहीं है या जो आपने बूट्स पहने हैं वो सिर्फ़ जूता नहीं है। वो आपका पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हुँ। और होगा क्या अगर आप पीपीई पीस टाइम पे ठीक से नहीं पहन रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन आपने जैकेट नहीं डाली, उस दिन आपने हेलमेट जो भूल आदमी गए। एक यहाँ भूलेगा, वो आदमी वहाँ भी भूलेगा और वहाँ भूलने की कीमत क्या है? मौत। मौत ही है।
शहीद होके तो आपका परिवार पेंशन लेगा, लेकिन आप मिशन का ऑब्जेक्टिव तो डिफीट हो रहा है। एक ह्यूमन लाइफ जा रही है, आपके परिवार को पीड़ा हो रही है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मुझे अभी क्या पहनना है। इसलिए जो कानून बनाया गया है कि डांगरी पहन के बाहर नहीं जाना, नंबर 1 ड्रेस में जाना या सिविल में जाना, उसका पालन इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस दिन मोमेंट ऑफ ट्रूथ हो, उस दिन आप जो आपसे रिक्वायर्ड है, बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, आर्टिलरी ईयर प्लग होने चाहिए। उस दिन आपके कान पे ईयर प्लग होगा, ये ऐसे ही गारंटी होगा जब ये रहेगा कि आज ये यहाँ डांगरी पहनेगा और वहाँ सिविल पहनेगा। मतलब पत्थर की लकीर है कुछ चीजें तो। कारण ये है, तो ये अजीबो-गरीब जो सज़ाएँ फ़ौज में दी जाती हैं, उसका कारण यही होता है कि एक डिसिप्लिन इंस्टिल हो, क्योंकि फ़ौज में बहुत जैसे नहीं भी लड़ाई लगेगी ना, तो फ़ौज में बहुत ऐसे मौके आते हैं कि पीस टाइम में भी डेथ्स होती हैं फ़ौज में। जैसे आर्टिलरी का ही आप एग्ज़ाम्पल, एम्यूनेशन आप हैंडल करते हो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में हज़ारों ट्रूप्स का मूवमेंट होता है, गाड़ी पलट जाती है, उसमें डेथ हो जाती है। तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही लाइफ़ एंड डेथ है। तो अगर वो किसी भी रूल में थोड़ा-सा ग्रे एरिया छोड़ देंगे, तो फिर उसमें इंटरप्रिटेशन का स्कोप बन जाएगा और फिर क्या होगा कि जिस दिन सबको एक इकट्ठा होकर के एक दिशा में आगे बढ़ना होगा, वहाँ पे फिर बिखराव होगा। इसको टालने के लिए सेना में इस तरह के नियम बनाए जाते हैं जो सुनने में बहुत अजीब लग सकते हैं, सिविलियन लाइफ़ के हिसाब से अनैतिक लग सकते हैं, लेकिन फ़ौज का जो पेशा है और जो इंडियन आर्मी के जो यूनिक ट्रेडिशंस हैं, उनके नतीजे में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सैमुअल कम्बलेशन के केस को हमें उस तरह से ही देखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्या मायने इसके अभी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं? इन फ्यूचर देखिए, एक थ्योरी में मैंने एक ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का आपको एग्जांपल दिया कि आज़ाद हिंदुस्तान में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को रेज़ किया गया, तो वहाँ कोई रिलीजियस अंडरटोन वाली बात है नहीं, उनका वार क्राइम में नहीं है। वहाँ पे सर्वधर्म स्थल होता है, तो वहाँ सारे ही धर्मों के जो हाँ। 4 बड़े धर्म हैं उनके ये होते हैं, उनके धार्मिक चिन्ह और स्क्रिप्चर्स वहाँ पे रखे जाते हैं। कसम परेड में चारों धर्म के लोग होते हैं, है ना? मान के चलिए इन फ्यूचर कोई एक और रेजिमेंट रेज़ की जाती है, कोई और फॉर्मेशन रेज़ की जाती है, तो वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें होंगी, जो आपके सेक्युलर ट्रेडिशंस के हिसाब से, जो आर्मी का सेक्युलर इथोस है, उसके हिसाब से होंगी। अगर वहाँ ये चीज़ आपको ब्रेक करती हुई मिलती है, तब ज़रूर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नहीं, अब एक दिक्कत आ रही है। हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं और उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। 3 कैव का और सैमुअल कम्युलेशन का जो केस है, वो इसमें फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, फ़ौज अपने ट्रेडिशन को लेके बहुत सीरियस है और अपने डिसिप्लिन को लेके बहुत सीरियस है। तो बात वहाँ फँस गई। हू नोज़, सैमुअल कम्युलेशन किसी ऐसे यूनिट में होते जहाँ सर्वधर्म स्थल रहा होता, क्या पता ये ये चीज़ नहीं सिचुएशन हुई नहीं आ होती। पाती। लेकिन फ़ौज ये हू नोज़ और ए फॉर वाई, एक्सक्यूज़, इस सब वो में चलती नहीं। हाँ। वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे यही है कि जो हुक्म है उसका पालन और होना ये है। सारी चीज़ें रिवील भी ऑब्वियसली नहीं ही होंगी मुझे मतलब लगता मुझे लगता है कि जैसे दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट है। कि किसी के साथ भी ऐसा हो, बट ऐसा हुआ है और मामला मतलब कोर्ट और तक मामला मैंने बहुत भी आगे तक पहली बार ही सुना है कि किसी चला ऑफिसर गया। को कोर्ट तक जाना पड़ रहा है इसलिए कि वो मतलब मैं ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये मामला यूनिट से बाहर गया क्यों? कोई क्या सैमुअल कम्युलेशन अड़ रहे थे? और वो बिल्कुल अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनना चाह रहे थे, जो पास्टर्स उनको काउंसल कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे थे। आई डू नॉट नो, मेरा एक्सेस नहीं है। मैंने तो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ही देखी हैं, या फिर बात कोई और थी, हुँ। है ना? तो वो एक एक ये चीज़ यूनिट के बाहर क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी मिला नहीं है। बट येस, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। मुझे लगता है अभी हमने लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन के जो केस है उसके बारे में सारी चीज़ें बता दी। बहुत ही रिक्वेस्टेड एपिसोड ये कह रहे थे खबर हुँ। गाँव के इस चैनल पर आना चाहिए। तो हमने आपको सारी चीज़ें बताई। आपका फौजी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम देखिए